पुष्पा 2, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। स्मगलर्स ने बुलाई एम्बुलेंस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बस्ती में रहने वालों को क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर जाने से रोकने के लिए टेम्परेरी फॉरेस्ट वॉचर के रूप में अपॉइंट कर लिया। कॉलोनी के रेजिडेंट को नौकरी की अपॉर्चुनिटी का मिलना तो बिल्कुल उनकी लाइफलाइन से मिलने जैसा था। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रंजीत ने कहा कि अगर वो लोग पूरे महीने काम करते हैं तो उन्हें 18,000 रूपए से 19,000 रूपए की पेमेंट की जाती है। बाकी लोगों को उनके द्वारा काम किए गए घंटों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ऑफिसर ने कहा कि कोई और फॉरेस्ट रेंज मरयूर में दी गई वेजेस यानी मजदूरी के बराबर नहीं हो सकती है। पल्लापेटी कॉलोनी में 64 परिवारों के 40 लोग जंगल में चौकीदारी के रूप में काम कर रहे हैं। वनंथुरा फॉरेस्ट स्टेशन के पास चंदन के पेड़ों की रखवाली करने के कई फॉरेस्ट वॉचर कॉलोनी के रेजिडेंट हैं। उन्होंने चंदन के पेड़ों पर पूरा फोकस्ड रहने के लिए आसपास के सारे एरिया में शेड्स बना लिए हैं। शेड के साथ उन्होंने खाना पीना पकाने के लिए भी जरूरी सामान को अरेंज कर लिया है ताकि वहां लंबे समय तक ठहर कर स्मगलर्स पर नजर रख सकें। उनमें से हर एक शेड में 2 आदमी होते हैं। वो एक ऐसे एरिया में जिम्मेदार हैं जिसमें लगभग 200 चंदन के पेड़ हैं। वो लोग रात भर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ताकि कोई भी कीमती पेड़ों को ना छुए और अगर छुए भी तो वो आसानी से पकड़ पाएं। चंदन के पेड़ों को प्रोटेक्ट करने में फॉरेस्ट वॉचर यानी चौकीदार कभी छुट्टी नहीं ले पाते हैं। यहाँ तक कि बरसात में रातों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वन्नथुरा से पालापेटी तक जाने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। उनके पास केवल उनका डंडा एक हथियार के रूप में होता है, जबकि वहां उन्हें बंदूकों वाले स्मगलर्स के सामने खड़ा होना पड़ता है। मरयूर के ऑफिसर्स को बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है। उन्हें जंगल की आग के साथ साथ और किसी भी तरह की क्राइसिस सिचुएशन को संभालना होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सिचुएशन को संभालते ही है कि इतने में दूसरी सिचुएशन उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पल्लापेटी कॉलोनी के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा बिल्डिंग है जहां पर 5 ऑफिसर्स एक साथ आसपास में रखवाली करते हैं। फॉरेस्ट सिचुएशन में 5 ऑफिसर्स का एक बैच लगातार 1 वीक तक काम करते हैं। फिर 1 वीक के बाद अगले बैच के आने पर उन्हें राहत मिलती है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स खराब मोबाइल फोन कवरेज के साथ पूरे वीक जंगल में फंसे रहते हैं। यहाँ तक कि परमानेंट ऑफिसर्स भी हमले के डर से फायर आर्म्स नहीं रखते हैं। ऑफिसर्स सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और साहस के बल पर ही अपनी ड्यूटी करते हैं और इस बार उनके एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस वेस्ट नहीं गए। साल 2005 में 2000 से ज्यादा पेड़ों को खोने वाले एरिया में पिछले साल सिर्फ 13 चंदन की चोरी के मामले सामने आए हैं। हालांकि वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें सेटिस्फेक्शन फील करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स की तरफ से किसी भी तरह की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए स्मगलर्स अपनी नजर गड़ा कर बैठे हैं। ऑफिसर्स के काम करने के लिए मरयूर शायद ही कोई पसंदीदा जगह है। भले ही इस मुश्किल भरे इलाके में असाइनमेंट 10% अलाउंस के साथ आता है। हालांकि फील्ड ऑफिसर्स 1 साल बाद अपना ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत कम ऑफिसर्स मरयूर के आने का ऑप्शन चुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है। हालांकि वो लोग इड्डुकी में रहने वाले हैं। उनमें से कुछ ने तो कभी भी मरयूर में काम नहीं किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मरयूर में अपनी मर्जी से काम करने वाले यंग ऑफिसर्स उनकी कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। मेल के साथ साथ इस वर्कफोर्स में फीमेल ऑफिसर भी शामिल होती हैं। जुलाई के बीच में 108 एम्बुलेंस सर्विस को एक अजीबोगरीब कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को एक इलीगल लकड़हारा जो चंदन की लकड़ियां स्मगलर्स के लिए काटता है बताया। जंगल की लकड़ी काटकर उन्हें छुपाने का काम करने वाले उस दिन चंदन के पेड़ों को चुराने के लिए मरयूर जंगल गए थे। एम्बुलेंस को फोन करके उसने बताया कि उसके एक साथी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे जल्दी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। पर इस एक कॉल ने मरयूर में कई चंदन की चोरी में से एक का पर्दाफाश करने में मदद की। कॉल को समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर एक दूर के रिमोट एरिया चंद्रमंगलम में ट्रेस किया गया। वो एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ जीप ही जा सकती है। एम्बुलेंस ड्राइवर्स को उस लोकेशन पर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनका सही लोकेशन पर पहुंचना और उस आदमी को बचाना इम्पॉसिबल हो रहा है। पुलिस ने उसी नंबर पर कॉल बैक किया और उसकी लैंग्वेज में पुलिस ने महसूस किया कि जिस व्यक्ति के साथ जंगल के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है वो तमिलनाडु का रहने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद ही वो नंबर स्विच ऑफ आने लगा। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर उस आदमी की तलाश करने के लिए जंगल के अंदर गए, लेकिन हाथियों के झुंड के रास्ते में आने वाली उनकी टीम को पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीम अगले दिन फिर से जंगल में लौटी और फिर दूसरे दिन जंगल में तलाशी करने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी की जेब में मिले एक नोट की जांच करने के बाद पता चला कि वो तमिलनाडु के
तिरुपथुर में रहने वाला सतीश था, जिसकी उम्र 35 साल की थी और उसकी मौत का कारण चोरी के चंदन के लट्ठे ले जाते समय उसके 300 फुट गहरी खाई में गिर जाना बताया जा रहा है। और जब वो नीचे गिरा तो उसके साथी चंदन के लट्ठों के साथ वहां से गायब होने से पहले एम्बुलेंस सर्विस को फोन कर गई। हालांकि बाकी के लोग कभी नहीं मिले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जानकारी है कि कुनक्कड़ के पास पल्लम से 2 पेड़ चुराने वाली गैंग में कम से कम 4 लोग थे। सालों से ट्रेस करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स स्मगलर्स के तौर तरीकों को अच्छे से समझ गए थे। तमिलनाडु के गैंग्स हमेशा चंदन के पेड़ चुराने के बाद बॉर्डर पर वापस आ जाते हैं। इनका चोरी करने का पैटर्न इतने सालों बाद भी वैसा ही बना हुआ है। पेड़ों की कटाई में शामिल गैंग लकड़ी के साथ कभी भी बॉर्डर पार नहीं करते, क्योंकि ये काम दूसरे ग्रुप्स का होता है। केरल के जंगलों में जाने वाले ज्यादातर लकड़हारे दिहाड़ी मजदूर यानी डेली बेसिस पर पैसा लेने वाले होते हैं। फिर भी ये अपना काम में स्किल्ड है। ये लोग केरल को पार करने के बाद कई दिनों तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चाल देखते रहते हैं और मौका मिलते ही उनमें से कुछ चुपचाप जंगलों में घुस जाते हैं जहां बहुत सारे चंदन के पेड़ उगते हैं। वो पेड़ों को चुराने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं और मौका मिलते ही ये लोग जितने स्टॉक की डिमांड इन्हें दी जाती है उसके हिसाब से पेड़ों की कटाई करते हैं। और अगर कभी सही मौके पर इंतजार बढ़ जाता है और सप्लाई खत्म हो जाती है तो उन्हें बस्तियों से चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी बस्ती में कोई फूड आइटम या बर्तन चोरी होने की रिपोर्ट मिलती है तो फॉरेस्ट गार्ड्स इसे तमिलनाडु के स्मगलर्स की प्रेजेंस में से एक श्योर साइन के रूप में लेते हैं। स्मगलर्स के पीछे और भी क्लूज मिलते हैं। कुछ पेड़ इतने छिपे हुए होते हैं कि उनके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों को ही स्मगलर्स को बता सकता है। चोरी की एक इंसिडेंट के बाद मरयूर के फॉरेस्ट वॉचर्स में से एक ने खुद को ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के निशाने पर पाया। उस चौकीदार की वीडियो देखने की लत ने उसका पर्दाफाश कर दिया। वो फोन पर अश्लील वीडियो देखना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसे कहां से ढूंढा जाए। और उसका एक फ्रेंड था जिसने उसके फोन पर ऐसे वीडियोस कॉपी करने में उसकी मदद की, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन दोस्त से वॉचर के फोन में कॉल रिकॉर्डर लगवा दिया था और जब वो वीडियो के लिए लौटा तो उस दोस्त ने रिकॉर्ड किए गए कॉल रिकवर किए और उन्हें ऑफिसर को सौंप दिया। ज्यादातर फोन कॉल्स वॉचर और स्मगलर्स के बीच हुई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के वक्त उसने खुद की सैंडलवुड स्मगलिंग में इन्वॉल्वमेंट में सीधा मना कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ सामना किए जाने पर उसका झूठ ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया। इन्वेस्टिगेशन में स्मगलर्स से जीप कनेक्शन रखने वाले 3 फॉरेस्ट वॉचर्स का पर्दाफाश हो गया, जिनमें से एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का वफादार था। तो कैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी फंसते हैं सैंडलवुड की स्मगलिंग के जाल में, इसके बारे में भी हमें पुष्पा 2 फिल्म में देखने को मिल सकता है। और किस तरह से स्मगलिंग केसेस हुए इडुक्की के मरयूर में, ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।